ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद प्रोफेसर KG सुरेश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल शुक्ला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और पुणे में जो बैठक संपन्न हुई उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जाने माने शिक्षाविद KG सुरेश, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के वाइस चांसलर भी रहे हैं। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। सबसे पहले हम जो बात करेंगे तो वो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को इस वर्ष G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की प्राथमिकताओं में एक प्रमुख पहल के रूप में पहचाना गया है। तो क्या आप मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए भारत जो पहल कर रहा है इसकी व्याख्या कर सकते हैं? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को और अधिक बता सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण पहल है और मैं समझता हूं कि ये एक व्यक्ति के जिसको कहते हैं मूलभूत आधार है। ये बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया में आज भी एक ऐसा बड़ा तबका है जिसे कहते हैं कि फंडामेंटल या मूलभूत जो गिनती है वो नहीं कर पाती है, पढ़ नहीं पाते हैं, बोलने में तक संकोच होता है। एक मनुष्य जीवन में मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है, हम एक समय में पहले इसको 3 R's बोलते थे, यानी कि 3 R, राइटिंग, रीडिंग और अरिथमेटिक। अब इसको जो है हमने बेहतर तरीके से इसको तैयार किया है और इसलिए आज हम इसको यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के नाम से, और इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, इसमें हमारा लक्ष्य 2026-27 तक जो है, कम से कम तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको न्यूमरिक, जिसे आपने कहा लिटरेसी जो है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, यूनिवर्सल लिटरेसी और न्यूमरेसी। और जिसके तहत जो है, आप ये देखिए कि निपुण भारत जो एक योजना है, ये निपुण भारत के तहत जो है मुख्य रूप से है कि बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता, उसके जो बोलने का जो उसका मैं कहूंगा शब्दकोश, जिसको हम ओरल वोकैबुलरी कहते हैं। देखिए, आज भी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्माण का भी जो है या व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या संचार में दक्षता। और कहीं ना कहीं एक बच्चे को अपने आप को अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी है। और इसके आगे चल के हम मैथ्स, यानी कि मैथ में, बेसिक मैथ में क्या कि आपको जोड़ना आना चाहिए, आपको जो है घटाना आना चाहिए। अगर आप बाजार में भी एक बच्चा जाता है, एक सामान खरीदता है और उसको पैसा देता है, तो कितना जोड़ना है, कैसे कम करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है और उसको जो है डिवाइड कैसे करना है। तो ये जिसे कहते हैं बेसिक अरिथमेटिक या बेसिक मैथ्स जिसको कहते हैं, जो आगे चलकर, याद रखिए, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 2 केंद्र बिंदु है वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके लिए ये मैथमेटिक, जो मैथ्स के प्रति एक नकारात्मकता समाज में है, ये वो देश है, आर्यभट्ट का देश है, और इस देश में हमने विश्व के सबसे बड़े पैमाने हमने जो है तैयार किए हैं। यहाँ जीरो यही तैयार हुआ, अलजेब्रा हमने ही तैयार किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक व्याप्त नकारात्मकता है मैथ्स के प्रति, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रगति के लिए भी विघ्न बन रहा है। इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए बच्चे के अंदर शुरुआती, जिसे कहते हैं कि स्टेज में ही अगर हम लोग बच्चों के अंदर हम मैथ्स के प्रति या गणित के प्रति एक रुझान तैयार करते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जो निपुण भारत का जो लक्ष्य है वो वही है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के जो एजुकेशन लीडर्स के, एजुकेशन मिनिस्टर्स को जो संबोधित किया पुणे में, उसका उद्देश्य भी ये, जो भारत क्योंकि आज अपने आप को पूरे विश्व में एक विश्व गुरु की भूमिका में है, एक शिक्षा के एक ग्लोबल हब के रूप में हम उभर रहे हैं और पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं हम एक मिसाल है कि इतनी बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को हम किस तरीके से साक्षर कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। और जहां आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री साहब ने हमेशा से ही नई पद्धति को बढ़ावा देने के साथ साथ जो हमारा ऐतिहासिक एक इतिहास रहा है उस पर भी उन्होंने बात की है। साथ में नए ई लर्निंग को अनुकूलित करने, नवीन रूप से की गई पहलों को आजमाने के लिए, युवाओं को नई दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए, या फिर महत्वाकांक्षा जो युवाओं के अंदर होती है उसे बाहर निकालने के लिए सक्रिय शिक्षण की भी उन्होंने बात कही है। वेब आधारित शिक्षा की वो बात करते हैं। तो ये जो नई पहल हम कर रहे हैं भारत में, नई नई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कोविड के दौर में देखें तो हमने एक नया बदलाव देखा जहां पर ई लर्निंग बहुत तेजी से आगे बढ़ा।
तो ऐसी नई चीजों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि कोविड एक ऐसा समय था जहां 5 वर्ष के स्कूल में जाने वाले बच्चे से लेकर 95 साल के जो व्यक्ति हैं उन तक, उन्होंने पहली बार डिजिटल, जो एक समय में फैशनेबल माना जाता था, कुछ पढ़े लिखे तबकों तक सीमित रहता था जी। वो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, हम लोग सब जूम से परिचित हुए, हम सब जो है दुनिया भर के जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जुड़े, और हमने ये पाया कि अब हम पहले जो ब्रिक एंड मॉर्टर की जो सिस्टम था, जहां हमको कक्षा में जाना जरूरी है, फिजिकल एजुकेशन की जरूरत है, तभी जाकर हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। पहले भी करस्पॉन्डेंस होते रहे हैं, बाकी चीजें, लेकिन उनका भी सेंटर होता था, करस्पॉन्डेंस कोर्स का भी कहीं ना कहीं सेंटर होता था। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में बैठकर भी हम अपनी शिक्षा को जो है पूरा कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल क्रांति, ये कहीं ना कहीं कोविड के उस पूरे दुखद और नकारात्मक दौर का अगर कोई उम्मीद की किरण उस समय उभर कर आई तो वो ऑनलाइन लर्निंग को लेकर है, जो आज यूजीसी ने भी, बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी हमने जो है बहुत ज्यादा महत्व दिया, और आज ब्लेंडेड लर्निंग की बात होती है। और स्वयं, जिसका आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना जिक्र किया, ओपन ऑनलाइन, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, मूक्स, जिसके तहत आप यूजी में पीजी के जो न जाने कितने सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स पर जो है आप जो भी विषय है इसके बारे में आप ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर सकते, आप क्रेडिट भी पा सकते हैं, और ये क्रेडिट आपके कोर्स में भी जो है जोड़ा जाएगा, और बाद में ये आपका एकेडमिक क्रेडिट बैंक में भी जाएगा, और बाद में इसको आप दूसरे कहीं और कोर्स करते हैं, पाठ्यक्रम में आप एनरोल होते हैं, तो उसमें ये शामिल भी हो सकता है, उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। देखिए, हमें एक बात को याद रखना चाहिए, जो यूजीसी ने भी क्रेडिट फ्रेमवर्क पूरा बनाया है इसको लेकर, और एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी, ये 3 ध्येय है। आज क्या है कि हम यहां बैठे लंदन के, अमेरिका के, आईआईटीज के, आईआईएम्स के जो सबसे बड़े प्रोफेसर लोग हैं, जो सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, अध्येता हैं, उनको हमें वहां जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना उनको हमारे यहां आने की जरूरत है। हम ऑनलाइन के माध्यम से उनसे महत्वपूर्ण विषयों को हम समझ सकते हैं। ये मैं समझता हूं कि जो शिक्षा का जो लोकतांत्रिकरण हुआ है, उसमें स्वयं का, और आगे चलकर सरकार ने जो स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म जो शुरू किया, यानी कि 34 विषयों पर जो है हाई क्वालिटी कंटेंट 34 चैनलों के माध्यम से जो है, डीटीएच के माध्यम से, स्वयं प्रभा के माध्यम से जो है आज कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम लोग ईएमआरसीज की, यानी कि एजुकेशनल मल्टीमीडिया एंड रिसर्च सेंटर्स पूरे देश के बड़े प्रमुख विश्वविद्यालयों में है, इनके माध्यम से कंटेंट पूरे देश के जो विशेषज्ञ हैं, संकाय सदस्य हैं, इनके द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। जी सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्किल मैपिंग का क्या मतलब है, और युवाओं को अपना भविष्य तैयार करने में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इसे रेखांकित किया, इसके महत्व के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री जी बहुत इनोवेटिव व्यक्ति हैं। अगर आपको कुछ वर्ष पहले याद होगा तो उन्होंने सॉइल टेस्टिंग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो मिट्टी है, ये मतलब कितना उपजाऊ है, इसमें क्या क्या हम लोग जो है फसल इसमें उगा सकते हैं, इन सबका टेस्टिंग होना चाहिए। और इसी मिट्टी की तरह ही है हमारा, आपका, हम सबका मस्तिष्क, हम सबकी क्षमताएं। हम एक विधा में शायद पारंगत होंगे, दूसरे में शायद उतना सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी काबिलियत है। तो एक व्यक्ति शायद लकड़ी का काम करने में बहुत महारत होगा, दूसरा व्यक्ति जो है वो मैकेनिकल में बहुत महारत रखता होगा, उसका बौद्धिक विकास उस दिशा में हमको ले जाने की जरूरत है। तो ये कैसे हो सकता है? हमको इसे पहचानने की जरूरत है कि एक व्यक्ति की कहां क्षमता ज्यादा है, तो उसके अनुकूल उसको जो है हमको तैयार करना है, और कहीं कमी है दक्षता की, तो उसके लिए फिर हम स्किल्स का जो है, देखिए आपके जो स्किल इंडिया के तहत जो है प्रधानमंत्री का जो है कौशल योजना है, पीएमकेवाई। देखिए आज हम अक्सर बोलते हैं कि रोजगार रोजगार रोजगार, बेरोजगारी एक समस्या है। इसका एक कारण यह है कि हम तो सबको बीए पास करा के हम लोगों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, लेकिन उनका स्किल डेवलपमेंट किया ही नहीं। उनका कहां रुचि? अब इतने सारे बीए इतिहास, बीए अंग्रेजी, बीए हिंदी, बीए अन्य विषयों में, इनका करेंगे क्या? इनका उपयोगिता क्या है? और फिर तो बेरोजगारी तो होना ही है। लेकिन हर व्यक्ति का एक स्किल होता है, अगर हम उस स्किल पर जोर देंगे तो कोई भी बेरोजगार नहीं होगा।
अगर वो अपना रोजगार नहीं ढूंढ पाएगा तो वो उद्यमी बन सकता है। वो अपना जो है, अगर वो खाना बनाने में माहिर है तो क्यों नहीं, मतलब वो जो है देश का एक बेहतरीन शेफ बन सकता है। उसके अंदर वो क्षमता हमको तैयार करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये अपना जो स्किल का है, ये इसी उद्देश्य से जो है तैयार किया गया है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, मैं सहमत इन बातों से। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह की चीजें जरूर करें। और जहां तक सीखने, कौशल और शिक्षा के एक क्षेत्र की बात होती तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता पर लगातार जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एआई के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी जोर दिया, उसकी भी बात कही। उन्होंने कहा कि अवसरों और चुनौतियों के बीच हमें संतुलन बनाने की जरूरत है। यानी कि अवसर हमारे पास है एआई का, लेकिन यहाँ पर चुनौतियां भी होंगी, कई सारी चुनौतियां सामने आएंगी, तो उनमें हमें संतुलन बनाना है। तो सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अवसरों और चुनौतियों के बीच में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके लिए हमें संतुलन बनाना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल या प्रौद्योगिकी का एक क्रांति है, जिसके तहत आज एक व्यक्ति को मैनुअल से हटके आज डेटा का पूरा समझना, डेटा को अंडरस्टैंड करना और डेटा के हिसाब से, अभी आप देखते हैं कि अपना फेसबुक में मैं और आप जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ विशेष किस्म के वीडियोस मेरे फेसबुक में आते हैं, कुछ विशेष किस्म के वीडियोस आपके फेसबुक पेज में आते हैं। हम दोनों का फेसबुक है, लेकिन मेरे में जो रील्स आते हैं वो आपके में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर मैंने धार्मिक प्रवृत्ति के वीडियोस को अगर मैंने देखा है या आध्यात्मिक मैंने वीडियोस देखा है और आपने राजनीतिक देखा है, तो आपके रील्स में राजनीतिक रील्स आएंगे, मेरे में आध्यात्मिक आएंगे। अब ये कोई बैठ के देख तो नहीं रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये मतलब मैं बेसिक इसका, यानी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेटा के आधार पर आप डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से एक व्यक्ति का रुझान को आप समझ सकते हैं। ये मैं समझता हूं आगे चलकर कस्टमाइज्ड कंटेंट, यानी कि मीडिया में अगर हम देखेंगे तो मीडिया में एक पाठक क्या पढ़ना चाहता है, एक दर्शक क्या देखना चाहता है और एक श्रोता क्या सुनना चाहता है, उस हिसाब से कंटेंट उसको प्रदान किया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल क्रांति है ये। क्या हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सदुपयोग कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि अवसर बहुत ज्यादा है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, हर व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता जो है कम ज्यादा है, लेकिन क्या हम अगर उसके रुझान के अनुरूप अगर हम उसको कंटेंट दें तो क्या ये एआई का हम मदद नहीं ले सकते हैं क्या? आज देखिए चैट जीपीटी जैसी चीजें आ गई है, लेकिन चुनौती भी उसके साथ साथ आता है। चुनौती है कि डेटा प्रिवेसी का सवाल आता है कि भाई हमारा डेटा का क्या हो रहा है। चुनौती इस बात को है साइबर सिक्योरिटी का होता है। साइबर सिक्योरिटी हमारे, क्योंकि कई जो एल्गोरिदम्स है, कई जो हमारे जो यूजर बेस है, कई विदेशी मुल्कों में है, तो ऐसे में बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है कि हमारा पूरा डेटा क्या विदेशियों के हाथ में जा रहा है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने चुनौतियां भी है, जहां डेटा प्रिवेसी, लेकिन एजुकेशन में इसका बहुत बड़ी भूमिका है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, G20 जो हमारी जो बैठक हुई है पुणे में शिक्षा कार्य समूह की, इस बैठक के बारे में थोड़ा सा अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, शायद ही विश्व में किसी मुल्क ने जो है उस अध्यक्षता को अपने राष्ट्र के विकास के लिए जो है और उसमें दुनिया भर के लोगों को लाने का जो है एक अवसर बनाकर उसको अपने, वरना वो एक बहुत ही सेरेमोनियल किस्म का होता था। G20 के बैठक में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, अन्य मंत्री जाएंगे, लेकिन उससे हटके आज G20 के नाम पर शहर शहर, विश्वविद्यालय, क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय में भी G20 का कार्यक्रम हुआ, विदेशों से मेहमान आए, वो भारत को समझ रहे हैं और भारत विश्व को समझ रहा है। मैं समझता हूं कि क्योंकि ये भारत जो है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्व का एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ चीन से फाहियन, हुएनसांग जैसे बहुत सारे लोग जो है यहाँ अध्ययन अध्यापन के लिए, मैक्स म्यूलर और न जाने कौन कौन इधर आए अपने शिक्षण के लिए, अपने दीक्षा के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर विश्व भर के ये G20 के शिक्षा मंत्री अगर भारत में आए तो अवश्य, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको बताया, न सिर्फ हमारा एक इतिहास है, न सिर्फ हमारी एक परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा जैसे बहुत ही गौरवशाली परंपरा, अपितु आज मॉडर्न एजुकेशन में भी, आधुनिक शिक्षा में भी जो है हम किसी से कम नहीं है। दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हैं। मैं समझता हूं कि ये दुनिया को दिखाना भी जरूरी था और दुनिया को समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है हमारे आगे के इस यात्रा में। जी सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत अमेरिका की मजबूत होती आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षाविद प्रोफेसर KG सुरेश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsdtalks@gmail.com।